नमस्ते और वेलकम टू एआई बुकवर्स, जहां एआई बुक्स ही नहीं पढ़ता बल्कि उनके बारे में बातचीत करता है। आज हम अकाउंटिंग टेक्स्ट बुक के अध्याय 2 में गोता लगा रहे हैं। अकाउंटिंग का सैद्धांतिक आधार, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। ये वो नियम और सिद्धांत हैं जो फाइनेंशियल जानकारी को समझने और तुलना करने लायक बनाते हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। ये जानना क्यों जरूरी है कि अकाउंटिंग के पीछे के सिद्धांत क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं द्विपक्षीय अवधारणा की, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये अकाउंटिंग की नींव है ना। हर लेन देन मतलब ट्रांजैक्शन के 2 पहलू होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। जैसे मान लीजिए राम ने 50 लाख रुपए से व्यापार शुरू किया, तो कैश जो कि संपत्ति है वो बढ़ गया, और साथ ही कैपिटल यानी पूंजी वो भी बढ़ गई। बिल्कुल। और इस अवधारणा का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि ये अपने आप ही मूल अकाउंटिंग समीकरणों को संतुलित रखता है। मतलब एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। हर लेनदेन के बाद भी ये समीकरण बैलेंस्ड रहता है, जो पूरी अकाउंटिंग प्रक्रिया को आप कह सकते हैं व्यवस्थित रखता है। एक तरह का सेल्फ चेक है। हाँ बिल्कुल। Shows where it gets really interesting। एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है लागत अवधारणा, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, जिसे ऐतिहासिक लागत, हिस्टोरिकल कॉस्ट भी कहते हैं। इसका मतलब है कि संपत्ति, एसेट्स को उनकी खरीद कीमत पर ही रिकॉर्ड किया जाता है, आज की बाजार कीमत पर नहीं। लेकिन सोचिए, अगर महंगाई बढ़ रही है तो क्या ये संपत्ति का सही मूल्य दिखाता है? इससे तो छुपा हुआ मुनाफा, हिडन प्रॉफिट्स वाली बात भी हो सकती है ना? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, ऐतिहासिक लागत का उपयोग उसकी वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी और सत्यापनशीलता, वेरिफाइबिलिटी के कारण होता है। क्योंकि खरीद का बिल होता है, उसे जांचना आसान है। बाजार मूल्य तो बदलते रहते हैं, वो व्यक्तिपरक भी हो सकते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, खासकर लंबी अवधि की संपत्तियों के लिए ये उनकी असल कीमत से बहुत कम हो सकता है। दिस रेजेज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि क्या बदलती कीमतों के इस दौर में सिर्फ ऐतिहासिक लागत पर निर्भर रहना व्यापार की सही आर्थिक स्थिति दिखाता है? ये एक सवाल है। हाँ, मतलब वस्तुनिष्ठता और प्रासंगिकता के बीच एक चुनाव है। अब बात करते हैं उपार्जन आधार की, अक्रूअल बेसिस। इसका मतलब है कि आय, इनकम तब मानी जाती है जब वो कमा ली गई हो, भले ही कैश मिला हो या नहीं। और खर्चे, एक्सपेंसेस, तब माने जाते हैं जब वो हो गए हों, भले ही भुगतान किया गया हो या नहीं। ये कैश बेसिस से अलग है, जहां सिर्फ कैश लेन देन रिकॉर्ड होता है। हाँ बिल्कुल। और इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, उपार्जन आधार जब मिलान अवधारणा, मैचिंग कॉन्सेप्ट के साथ मिलता है, तो वो किसी अवधि के सही लाभ या हानि को दर्शाता है, क्योंकि ये उस अवधि की सारी आय और उससे जुड़े सारे खर्चों को शामिल करता है, चाहे नकद मिला हो या दिया गया हो या नहीं। ये कैश बेसिस की तुलना में व्यापार के प्रदर्शन और वित्तीय स्थिति की ज्यादा सटीक तस्वीरें पेश करता है। सही कहा। अंत में संक्षेप में बात करते हैं लेखांकन मानक की, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हाँ, ये लिखित नियम और दिशा निर्देश है ना, जो वित्तीय विवरणों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी और तुलनीयता, कंपैरेबिलिटी लाते हैं। हाँ बिल्कुल। ये मानक सुनिश्चित करते हैं कि जो जानकारी दी जा रही है वो सत्य और उचित हो, ट्रू एंड फेयर। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये मानक भी देश के कानूनों और व्यावसायिक वातावरण के दायरे में ही काम करते हैं। सो व्हाट इज दिस ऑल मीन? मतलब ये अवधारणाएं, द्विपक्षीय पहलू, लागत, उपार्जन और मानक, ये सब अकाउंटिंग की भाषा के व्याकरण की तरह है, ग्रामर है ना। ये सुनिश्चित करते हैं कि दुनिया भर में बिजनेस की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सुसंगत और भरोसेमंद हो, कंसिस्टेंट एंड रिलायबल। बिल्कुल। और इन सिद्धांतों को समझना किसी भी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जो वित्तीय विवरणों को पढ़ता है, सिर्फ अकाउंटेंट्स के लिए नहीं, ताकि वे सूचित निर्णय ले सके, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। और एक विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या भविष्य में लगातार बदलती कीमतों को देखते हुए ऐतिहासिक लागत अवधारणा की प्रासंगिकता बनी रहेगी, या हमें कुछ और सोचना होगा? ये देखना होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया एआई बुकवर्स देखने के लिए। मिलते हैं अगले बुक एडवेंचर में।